यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेताओं की खींच अब खुलकर सामने आ रही है। जमीन पर चुनावी माहौल मन मुताबिक ना होने की वजह से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के नेता अब उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। इन्हीं नेताओं में एक नाम शामिल है स्वामी प्रसाद मौर्य का। भाजपा से बगावत कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की हर रोज किरकिरी तो हो ही रही है, साथ ही वो अपनी खुद की सीट भी हार रहे हैं। इसीलिए अब उनके बयानों में निराशा के साथ साथ एक खींच भी साफ दिखाई दे रही है। ताजा मामले में मौर्य ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट पर पीएम मोदी के बयान पर कहा कि अगर अभी तक आतंकवादी जिंदा हैं तो मोदी योगी को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। राजनीति में मर्यादित शब्दों और आचरण का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक जरूर बना रखा है, लेकिन उन्हें कहीं कोई भाव नहीं मिल रहा है, ना ही उनके मन मुताबिक कहीं किसी को टिकट दिया गया। उल्टे उनके कई करीबियों के टिकट काट भी लिए गए। अब कोई और मुद्दा ना मिलता देख मौर्य कहीं जाति का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं विवादित बयान दे रहे हैं। हाल ही में मौर्य के मंच पर दो सपा नेताओं में जमकर जूतम पैजार हुई, तो वहीं एक सभा में मौर्य ने खुद मंच पर सपा नेताओं को जमकर फटकारा। वहीं मौर्य अब एक और राग गा रहे हैं कि योगी सरकार हटाने के लिए किसानों के खेत में फसल चौपट करने वाले सांड ही काफी हैं, जबकि मौर्य ये नहीं बता पा रहे कि आखिर ये सांड किसके हैं और इनका क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि गौकसी पर तो रोक लगनी ही चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने खुद वादा किया है कि अब की बार सरकार बनने पर छुट्टा जानवरों की समस्या हल की जाएगी। बहरहाल मौर्य जैसे नेताओं की हालत इस चुनाव में बेहद खराब है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में कई बड़बोले नेताओं के बयान हर रोज चर्चा में रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई इन बड़बोले नेताओं को टक्कर देते हुए इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे दे। ठीक यही हुआ जब देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने धो दिया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर हर रोज उल्टे सीधे बयान देकर चर्चा में बने रहने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब की बार उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने करारा जवाब दिया है। संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा कि राजभर जोकर हैं, सड़क पर कुत्ते क्यों मरते हैं, क्योंकि वह इधर उधर घूमते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, एक्सीडेंट हो जाता। ठीक उसी तरह राजभर भी इधर उधर घूमने में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया है। इतना ही नहीं, संजय ने ओम प्रकाश राजभर को थाली का बैगन तक बता दिया। उन्होंने कहा कि थाली का बैगन है वो, उनका क्या ठिकाना, सुबह अखिलेश के साथ चाय, दोपहर में दयाशंकर के साथ जलेबी और रात में फिर बीजेपी। उन्होंने कहा कि सपा का नुकसान है राजभर के साथ, इनका समाज खुद इनसे नाखुश है, यह कायर है, सदन में रहना चाहिए था, राजभर अमर्यादित भाषा बोलते हैं। वहीं अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आए फैसलों को लेकर भी संजय ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह लोग हिंदू मुसलमान दंगे कराते थे, आज जो पार्टी आतंकियों को संरक्षित कर रही है लोग उन्हें नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएगा। मछुआ समाज 70 साल से सताया गया था, मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी जिसकी वजह से बीजेपी ने हमें 16 सीट दी है और हम सारी जीतेंगे। निषाद पार्टी मुखिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पहली बार यूपी सरकार ने हमारे मामले को आगे बढ़ाया और अब केंद्र के पास है, जल्द ही आरक्षण का मामला सुलझ जाएगा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। कुछ दिनों पहले तक लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे एनसीपी नेता नवाब मलिक अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने 23 फरवरी की सुबह उन्हें उनके घर से उठा लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार ईडी दाऊद मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसी को लेकर नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को डिटेन या अरेस्ट नहीं किया गया है, पर ईडी नवाब मलिक को पहले ही समन भेज चुकी थी। वहीं ईडी की कार्रवाई से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का पारा हाई है, उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पवार ने कहा कि नवाब मलिक लगातार केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई है। खबरों के अनुसार दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के बयान में ईडी को ऐसा कुछ मिला जो नवाब मलिक की ओर इशारा करता है, जिसके बाद मलिक को समन भेजा गया था। यह बयान किसी जमीन के सौदे से संबंधित बताया जा रहा है। गौरतलब है कि आर्यन खान ड्रग केस के बाद नवाब मलिक खूब चर्चाओं में रहे थे और वो आए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते थे।
वहीं अब जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई हुई है तो एनसीपी नेता हड़बड़ाए हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सुबह सुबह नवाब मलिक के घर पर छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे ईडी की टीम उनके घर पहुंची और 8 बजे से उनसे पूछताछ जारी है। वहीं हवाला मामले में ईडी द्वारा जुटाए गए सबूतों में मलिक का नाम सबसे पहले आया था। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर खुलासा किया था। फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक ने मुंबई में दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदी थी। इसमें एक मुंबई बम धमाकों में शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे साहब अली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यवसायिक संबंध हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को महाराष्ट्र की ठाणे जेल से गिरफ्तार किया था। ईडी ने दाऊद और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इकबाल कासकर से इसी मामले में पूछताछ भी जारी है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक गाना और नारा खूब सुनने को मिल रहा है, वो है बाबा का बुलडोजर। भाजपा के समर्थक इस नारे को माफियाओं और अपराधियों पर योगी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से जोड़ते हैं, जहां सैकड़ों अवैध बिल्डिंगें बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गईं। वहीं अब चुनाव के दौरान भी बुलडोजर की रफ्तार में कोई कमी नहीं दिख रही है और विधानसभा चुनावों के बीच ही माफियाओं और बाहुबलियों की अवैध कमाई पर चोट का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ ही अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। गाजीपुर में एसडीएम सदर और सीओ सदर के साथ भारी फोर्स के साथ IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी के होटल की जमीन कुर्क कर ली गई। सदर कोतवाली के महुआ बाग में स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के गजल होटल के पिछले हिस्से की भूमि को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की महुआ बाग स्थित जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। सदर सीईओ ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी MP सिंह ने बताया कि इस भूमि का क्षेत्रफल 381 वर्ग मीटर है। इसकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए है। सदर तहसीलदार एवं कोतवाल विमलेश मौर्य सहित भारी संख्या में महिला पुरुष पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले पुलिस उनकी पत्नी व बेटे के नाम पर बने महुआ बाग स्थित गजल होटल के 235 वर्ग मीटर में बने अवैध निर्माण के प्रथम तल को JCB से ढहाने के साथ ही भूतल को कुर्क कर चुकी है। प्रशासन की जांच में पृथक तल को मानक के विपरीत पाया गया था, बिना नक्शा निर्माण कराया गया था। पुलिस प्रशासन ने पिछले साल 4 बुलडोजर लगाकर इसे ढहाया था। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल संचालक मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटों के वर्ष 2004-05 में शहर के बीच बने होटल के दूसरे तल पर 15 से अधिक कमरे और हॉल बने हुए थे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद से होटल मलबे में तब्दील है। पत्नी और दोनों बेटों के नाम से संचालित गजल होटल के निचले हिस्से में जहां HDFC बैंक का ATM था, तो दूसरी तरफ 15 कटरों में सर्राफ, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फुटवेयर की दुकानें संचालित हो रही थी। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। घंटों चली पूछताछ के बाद ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। मंत्री पद पर रहते हुए नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल उठ खड़ा हुआ। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इस गिरफ्तारी ने सियासत का पारा गर्म कर दिया। महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर उद्धव सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गिरफ्तार होने के बाद तक नवाब मलिक ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अवैध संपत्ति के मामले में नवाब मलिक से ईडी ने सुबह पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक यहां बैलाट स्टेट इलाके में स्थित ईडी कार्यालय में सुबह 8 बजे पहुंचे और एजेंसी धन शोषण निवारण अधिनियम PMLA के तहत उनका बयान दर्ज कर रही है। मलिक पिछले कुछ महीनों से चर्चाओं में हैं, जब से उन्होंने एंटी ड्रग्स एजेंसी NCB के समीर वानखड़े के विरुद्ध निजी और सेवा से जुड़े आरोप लगाए थे। मलिक के दामाद समीर खान को गत वर्ष मादक पदार्थ के मामले में NCB ने गिरफ्तार किया था। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों एवं संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंसी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1993 के बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर, भाई इकबाल कासकर और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के परिसर शामिल हैं। कासकर पहले से जेल में है, जिसे एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। ईडी ने पारकर के बेटे से भी पूछताछ की थी। नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने की आधिकारिक जानकारी प्रवर्तन निदेशालय राज्यपाल को सौंपेगा। ईडी के एक्शन के बाद एनसीपी कार्यकर्ता मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और पार्टी नेता महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद नारे लगा रहे हैं।
दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन को लेकर मुंबई में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक से पूछताछ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक दाऊद के भाई इकबाल कासकर से जो पूछताछ हुई थी, उसके आधार पर ही नवाब मलिक से पूछताछ हुई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है, नवाब मलिक की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि वे तुरंत अपना पद छोड़ें। महाराष्ट्र सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई आरोप हैं। लिस्ट काफी लंबी है, मैं खुद बोलते बोलते थक जाऊंगा। अभी के लिए इस मामले ने महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है और खुद सीएम उद्धव ठाकरे एक्शन में आ गए हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। तस्वीर अब लगभग साफ दिखने लगी है। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले जमीन पर बम बम हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से बुझे हुए दिखने लगे हैं। तो चुनाव के पूर्वांचल में पहुंचने के साथ ही हाथी की चाल जमीन पर दिख रही है। वहीं इस बीच लखनऊ में वोट डालते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बसपा पर दिए गए बयान को लेकर अमित शाह का आभार जताया और बातों ही बातों में मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महान बता दिया। मायावती ने कहा कि यह उनका बड़प्पन है कि उन्होंने सच्चाई स्वीकार की है, लेकिन मैं उनको यह भी बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मतदान अब तक हुआ है उसमें बीएसपी को सिर्फ दलितों और मुस्लिमों के ही नहीं बल्कि ऊंची जात और पिछड़ी जातियों के भी वोट मिले हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी को वोट मिलेगा। मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है। जाटव वोट बैंक उनके साथ जाएगा और मुस्लिम भी बड़ी संख्या में उनके साथ जाएंगे। यह सच नहीं है कि मायावती की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। वहीं मायावती ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और उन्हें नकली अम्बेडकरवादी बता दिया। मायावती ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं हैं और उनको वोट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सपा मतलब गुंडा राज, माफिया राज होता है। समाजवादी सरकार के समय दंगे होते थे। सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार नहीं आ रही है। अगर अखिलेश अम्बेडकरवादी होते तो हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्य और स्थानों के नाम अपनी सरकार में न बदलते। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी जोर शोर से लड़ते हुए नहीं दिखी। इसीलिए कई नेताओं ने बसपा को मुकाबले से बाहर मान लिया था। चुनाव के कुछ दिनों पहले मायावती की माता का दिल्ली में देहांत हो गया था और चुनाव शुरू होने के पहले भी बहन जी की ओर से कोई खास जनसभा या फिर रैलियां नहीं की गईं। वहीं चुनाव के पहले मायावती ने यह साफ कर दिया था कि इस बार वे चुनाव में खुद नहीं खड़ी होंगी, लेकिन उनकी पार्टी सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं कि अगर वक्त रहते कोई अपनी गलती मान ले और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करे तो उसे एक मौका देना चाहिए। वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद और बड़ा हो जाता है। कुछ इसी तरह के रंग यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। सोनभद्र में चुनाव प्रचार के दौरान वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे ने भी कुछ अलग रंग दिखाते हुए लोगों से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ली। हालांकि उनका पिछला कार्यकाल बुरा नहीं था और ना ही आम मतदाताओं में कोई खास नाराजगी है, लेकिन एक बेहतर नेता की छवि दिखाते हुए भूपेश ने अपनी जो भी गलतियां पिछले कार्यकाल में हुई उसके लिए जनता के सामने झुककर माफी मांगी। यही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान ही भूपेश चौबे अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए 5 साल में उनसे हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना की। भूपेश चौबे सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज सीट से विधायक हैं। बीजेपी ने एक बार उन्हें फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा है। वहीं भूपेश चौबे ने अपने प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक भानु प्रताप शाही को बुलाया था। प्रचार के लिए मंच बनाया गया था और भाषण हो रहा था। इसी दौरान बीजेपी उम्मीदवार भूपेश चौबे अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और दोनों कान पकड़कर उनसे हुई गलतियों की माफी मांगने लगे। भूपेश चौबे ने कहा कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह इस बार भी आपका आशीर्वाद मिले, जिससे रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सके। उन्होंने 5 सालों के कार्यकाल में हुई गलतियों पर माफी मांगी और मंच पर ही उठक बैठक करने लगे। वहीं मुख्य अतिथि भानु प्रताप ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि उनकी लड़ाई ओवैसी जैसे लोगों और कांग्रेस से है, ना कि सपा और बसपा से। भानु प्रताप ने बीजेपी उम्मीदवार भूपेश चौबे को सबसे बेहतर बताया और कहा कि मिर्जापुर मंडल में सबसे अधिक कार्य किसी विधायक ने किया है तो वो भूपेश चौबे ने किया है। बीजेपी के शासन में गुंडे माफिया जेल में हैं। मोदी और योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास देखकर विपक्ष की नींद हराम है। ऐसे में वह सिर्फ दुष्प्रचार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में बड़बोले नेताओं की हालत खराब है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी अपनी सीट पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर बहुकोणीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी हालत खराब है। उनके खिलाफ भाजपा ने जो चक्रव्यूह रचा है
उसे तोड़ने के लिए मौर्य को अभिमन्यु बनना पड़ेगा, जो वो बनते हुए नहीं दिख रहे। भाजपा ने यहाँ कई रणनीतियों पर काम करते हुए मौर्य के चेहरे पर 12 बजा दिए हैं। भाजपा ने पहले तो पडरौना से मौर्य का खदेड़ा करते हुए उनके तोते उड़ाए और अब फाजिलनगर में भी मौर्य की राजनीतिक जान हलक तक ला दी है। फाजिलनगर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरणों के अनुसार सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या अल्पसंख्यक समाज की है, उसके बाद ब्राह्मण और फिर कुर्मी मतदाता हैं। इस सीट पर चौथे नंबर पर कुशवाहा, 5वें नंबर पर दलित समाज तो 6वें नंबर पर यादव व वैश्य समाज के मतदाता हैं। इसीलिए यहाँ समाजवादी पार्टी का यादव मुस्लिम समीकरण काम नहीं कर रहा है और मौर्य उसी वजह से परेशान है। बाकी बचे मौर्य और कुशवाहा वोटर भी भाजपा के पाले में हैं, क्योंकि भाजपा का उम्मीदवार कुशवाहा समाज से है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा ने इस सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे गंगा सिंह कुशवाहा के पुत्र सुरेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा ने सपा के कद्दावर नेता रहे इलियास अंसारी को अपने साथ जोड़कर चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी जानकार बताते हैं कि फाजिलनगर का चुनाव मौर्य के लिए किसी गहरी खाई की तरह बन चुका है, क्योंकि अब ओवैसी ने भी अपना उम्मीदवार यहां पर उतार दिया है। साथ ही कांग्रेस का भी उम्मीदवार मौर्य को कड़ी टक्कर दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद सपा के स्टार प्रचारक हैं और राज्य में प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ का चुनाव प्रचार उनके पुत्र अशोक मौर्य ने संभाल रखा है। लेकिन जमीनी हकीकत मौर्य के लिए अभी भी डराने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ाने के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को फाजिलनगर भेजना शुरू कर दिया है, तो वहीं बसपा प्रत्याशी दलित समाज के साथ अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ जोड़ बड़ा धमाल करने की रणनीति बना रहे हैं। बसपा प्रत्याशी इलियास अंसारी की सर्व समाज में अच्छी पकड़ बताई जा रही है। ऐसे में बसपा प्रत्याशी भाजपा और सपा दोनों ही दलों के मतदाताओं को साधते दिख रहे हैं। राजनीतिक जानकार यह भी बता रहे हैं कि फाजिलनगर के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अल्पसंख्यक, ब्राह्मण और कुर्मी मतदाताओं की हो सकती है। वहीं ब्राह्मण समाज भाजपा के पाले में जाता दिख रहा है, तो कुशवाहा समाज भाजपा के साथ अधिक और सपा के साथ बहुत कम है, जबकि यादव सपा और वैश्य भाजपा के पाले में है। वहीं चनाऊ, कुर्मी और अवधिया मतदाता भी भाजपा की तरफ झुके हुए हैं। राजनीतिक जानकार अपनी गणित के अनुसार जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके अनुसार यहाँ की लड़ाई मौर्य के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है और वो चुनाव हार सकते हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।